बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने कंटिन्यूअर शटडाउन में साहिल लिमिटेड वाला क्वेश्चन दिया था और जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। क्योंकि जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया ही नहीं है तो इसका सलूशन मैंने आपको सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जब सलूशन आप देखें तो सलूशन देखने में और करने में आप लोगों को ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा अब जिम्बाब्वे लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है ना, अब ये कंटिन्यू शटडाउन का है नहीं है, तो ये क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर यहाँ से हम भी जज करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, मेक और बाय का क्वेश्चन है, फर्दर प्रोसेसिंग का है, ये कंटिन्यू शटडाउन है। 4 डिसीजन मेकिंग ये और एक जनरल डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें हमने प्राइस कैलकुलेट करनी होती है, सेलिंग प्राइस या बिड प्राइस, ठीक है, या प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, अब जिम्बाब्वे लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अब चेक करें ये यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर नहीं जाना, बस क्वेश्चन के सिनेरियो को फोकस करके आपने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है। तो जब सेपरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें छोटा सा क्वेश्चन ही लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, जिम्बाब्वे लिमिटेड हैज प्लान टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची। यहीं से ही आइडिया हो गया कि कराची की एक फैक्ट्री है, जिम्बाब्वे लिमिटेड चाहती है कि दिसंबर 2022 को उसको क्या कर दें, शट डाउन कर दें। तो यहाँ से माइंड आ जाएगा यार ये कंटिन्यूअस शटडाउन का सवाल आ गया, ठीक है। अच्छा, ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ शटडाउन ऑल स्किल्ड लेबर एम्प्लॉयड इन कराची फैक्ट्री रिजाइंड इन प्रोटेस्ट इफेक्टिव फ्रॉम 21 मार्च 2022। अच्छा, फैक्ट्री बंद कब करनी थी? 31 दिसंबर को। आज ही लेबर को पता चल गया, कौन सी लेबर को? स्किल्ड लेबर को। और आज उन्होंने कहा भाई 31 मार्च से हम क्या कर देंगे, छोड़ के जा रहे हैं। सही है, इसका मतलब 31 मार्च से लेके आगे दिसंबर तक कितने महीने हमारे पास बनते हैं? जनवरी, फेब, मार्च निकल गया, तो भाई दिसंबर तक कितने महीने बचेंगे? 9 महीने में 3 ये निकल गए, पीछे 9 मंथ की कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब 9 महीनों का फैसला करना है, क्योंकि हमने फैक्ट्री कब बंद करनी है? 31 दिसंबर को। अब ये जो 9 महीने रह गए, क्योंकि लेबर तो 31 मार्च को छूट जाएगी, फिर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो 9th मंथ बचते हैं, क्या फैक्ट्री चलाएं, कंटिन्यू करें, शटडाउन करें, ये डिसीजन होने लगा। और चेक करें साहिल लिमिटेड में भी ऐसा नहीं था। वो साहिल लिमिटेड वाले एक कंपोनेंट बंद करने लगे थे तो लेबर को पता चल गया, वो छोड़ के चले गए थे। वो सेम सिनेरियो चल रहा है, बात समझ आई? अच्छा, अब ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन दी, प्रोडक्शन एंड सेल, ये सारे की सारी किसकी है? 50,000 यूनिट के। किसके हैं? 50,000 यूनिट के। अच्छा, using the original budget document for the year 2022 following information has been extracted relating to the period from April to December। अच्छा, उसने बता भी दिया, हमने क्या शुक्रिया बता दिया, लेकिन हमने यहाँ से जज कर लिया था कि अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ की कैलकुलेशन करनी है हमने। अगर मैं ये 9 महीने काम करता हूँ, अगर ये तो 9 महीने काम करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये खर्चे आने वाले, ये खर्चे आने वाले। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई कि जब हम काम करेंगे तो कंट्रैक्चुअल सेल रिप्रेजेंट 75, ये सारी कहानी उनकी आ गई सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेज आ गया, रॉ मटेरियल स्टॉक 10,000 कॉस्टिंग, ठीक है। डिफेक्टिव यूनिट इतने हैं जिसको स्क्रैप में इतने बेचेंगे। फिर बेस्टेड फिक्स प्रोडक्शन आ गया, सेलिंग एक्सपेंस आ गया, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट इतनी आ गई, एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ से कोई गेन और लॉस वगैरह यहाँ से कैलकुलेट हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन 1 आ गया हमारे पास। ऑप्शन 1, जिम्बाब्वे लिमिटेड के पास ऑप्शन 1 क्या है? क्लोज द फैक्ट्री नाउ एंड रेंट आउट द फैक्ट्री। याद है साहिल लिमिटेड में भी ऐसा था? क्या आज फैक्ट्री बंद कर दो, और अगर फैक्ट्री बंद कर देंगे तो सारा क्या कर देंगे? रेंट आउट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं फैक्ट्री को बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ, रेंट पे देता हूँ, तो जो रेंटल इनकम होगी वो मेरी रेलिवेंट इनकम हो जाएगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस होगा तो रेलिवेंट एक्सपेंस होगा। तो नेट मैं देखूंगा अगर मैं आज फैक्ट्री को बंद करता हूँ तो क्या फायदा मिलेगा। ये ऑप्शन 1 होगी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 2 पर आ जाए। कंटिन्यू ऑपरेटिंग द फैक्ट्री फॉर रिमेनिंग 9 मंथ बाय एम्प्लॉइंग स्किल लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कहता ऑप्शन 2 ये है, हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख लेंगे और अगले 9 मंथ तक क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट
प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन करेंगे तो स्किल लेबर इतनी लगेगी, ठीक है। और उसके बाद देखें गुड आर प्रोड्यूस फर्स्ट बैच, तो लर्निंग कर्व इफेक्ट भी बीच में आ गया, ठीक है। एडवाइस विच ऑफ द टू ऑप्शन वुड बी बेनिफिशियल फॉर जीएल, बताएं हम 9th मंथ में प्रोडक्शन करें या ऑप्शन 1 हम क्या करते हैं फैक्ट्री को क्लोज करते हैं, बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है, इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर तो हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो कल फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन और कर दूंगा फर्दर, ठीक है। अब चेक करें, ये सिमिलर टू साहिल लिमिटेड ऐसा सवाल है। अब साहिल लिमिटेड में 40,000 यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो फुल सेल प्राइस पर 30,000 बनाते हैं, तो नहीं 30,000 बनाते तो फुल, 40,000 बनाते तो आपको 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वहां पे वो मसला भी आ गया था, ठीक है जी। तो यहाँ पर वहां पे साहिल लिमिटेड में 3 ऑप्शन थे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ही है, क्या 9th मंथ पर प्रोडक्शन करें या आज फैक्ट्री बंद करके रेंट पे दे दें, हो सकता है। तो बस ठीक है, कंटिन्यू और शटडाउन हमारा इतना ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारे पर डिसीजन मेकिंग है फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है, वो समझाते हैं वो क्या होता है, ठीक है बच्चों। और ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेते हैं। देखें हमने अपने चैप्टर नंबर 8 में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे ही खत्म हुई तो हमारे पास ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट। आपको पता है बाय प्रोडक्ट तो हादसाती तौर पर बन जाता है, असल फोकस तो हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट पर होता है, सही है। तो हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट में मान लिया, हमने जो एग्जांपल दी वो क्रूड ऑयल की दी थी ना, तो प्रोसेस कॉस्टिंग से हम ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट यानी कि ज्वाइंट प्रोडक्ट की हमने कॉस्टिंग सीखी, जिसमें हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट एलोकेट करना सीखी एनआरवी मेथड से और यूनिट प्रोड्यूस मेथड से, याद आ रहा है, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट एलोकेशन हमने की थी, ठीक है। फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट का हमने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी बनाया था। अब एक डिसीजन मेकिंग करने लगे, और डिसीजन मेकिंग क्या? ज्वाइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड आगे काम चलेगा, ठीक है। कहानी हमारी कुछ ये थी, ज्वाइंट प्रोडक्ट की कहानी, हमारे पास यहाँ पे क्रूड ऑयल था। क्या था? क्रूड ऑयल। इस क्रूड ऑयल को ये प्रोसेस कॉस्टिंग चल रही है। क्या चल रही है? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्रूड ऑयल को प्रोसेस 1 में इन किया, जब ये प्रोसेस 1 से इन हुआ तो यहां से मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन गए। कौन कौन से? एक पेट्रोल बन गया और एक डीजल बन गया था, एक डीजल बन गया था, याद है। अब ये कॉमन हमारे पास आउटपुट है, ये कॉमन आउटपुट है जो कि हमें क्रूड ऑयल से 2 आउटपुट मिल गए, एक पेट्रोल मिल गया और एक डीजल मिल गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान ले पेट्रोल जो मिला वो 1000 लीटर पेट्रोल मिल गया और जो डीजल मिला वो 600 लीटर मिल गया। कितना मिल गया? 600 लीटर मिल गया, 600 लीटर मिल गया। ये मेरी बात समझ आ रही है? अगर पेट्रोल को अभी बेच दूं, ठीक है, तो बेच सकता हूं, और अगर डीजल को अभी बेचना चाहूं तो डीजल को भी अभी बेच सकता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है? मान लें थोड़ी देर के लिए, अगर मैं पेट्रोल को अभी बेचता हूं, अभी के अभी अगर पेट्रोल बेचूंगा तो सेल एट ₹100 पर लीटर। 1 लीटर कितने के बेचूंगा? और बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट भी लगेगी मुझे, तो मान ले सेलिंग कॉस्ट आ गई एट ₹3 पर लीटर। ये ₹3 पर लीटर हमारी सेलिंग कॉस्ट आ गई। अगर पेट्रोल जैसे ही बना वैसे ही उस पेट्रोल को क्या कर दिया मैंने? मार्केट में बेच दिया। क्लियर? ये सिनेरियो नंबर 1 है। ये क्या है? केस नंबर 1 है, केस 1 है। डीजल के बारे में हमने ये मशवरा किया, या डीजल को अगर अभी बेचें, डीजल को अगर अभी के अभी बेचें तो ये अभी के अभी मार्केट में बिक जाएगा। अगर पेट्रोल 100 रुपए का तो डीजल सस्ता होता है ना उससे,
ये ₹85 पर लीटर का बिक गया और सेलिंग कॉस्ट आएगी ₹2 पर लीटर। अगर अभी के अभी बेचें तो पेट्रोल इतने का बिक जाएगा, अभी के अभी डीजल बेचें तो डीजल इतने का बिक जाएगा। ये क्या कोई डिसीजन हो रहा है? कोई डिसीजन नहीं भाई, बन गया बेचो चुपचाप, ये तो कोई डिसीजन ना हुआ। सही है। अच्छा याद रखिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट में जो हमने फर्दर प्रोसेस करना है वो जॉइंट प्रोडक्ट को करना। क्या करना है? जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना। केस नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 सिंपल है कि जो दो मेरी जॉइंट प्रोडक्ट होगी, हमने एक को अभी के अभी बेचने का फैसला कर दिया, डीजल के बारे में सोच रहे हैं कि डीजल को इसी कीमत पर बेच दें या डीजल को आला तालीम हासिल करने के लिए कहां भेज दें? इंग्लैंड भेज दें। हमने कहा डीजल तुम आला तालीम हासिल करने के लिए कहां चले जाओ? प्रोसेस 2 में चले जाओ। यानी कि मैं डीजल को डीजल ही बेचूं या इस प्रोसेस 2 में इसको लेके जाके और डीजल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? याद है हमें? मीजल में कन्वर्ट हो जाएगा। यह एग्जांपल भूल गए यार, डीजल मीजल वाली एग्जांपल दी थी मैंने एक। अच्छा डीजल से आगे नहीं गया था मैं? अच्छा ठीक है। तो डीजल क्या हुआ, फर्दर प्रोसेस के लिए उसको मीजल में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं आज डीजल को बेचूं तो 85 रुपीज पर लीटर, सेलिंग कॉस्ट ₹2 पर लीटर। और अगर मैं उस डीजल को आज ना बेचूं तो उसको कहां ले जाऊं? फर्दर प्रोसेस। जब मैं डीजल को मीजल में कन्वर्ट करूंगा तो मटेरियल कॉस्ट तो नहीं कुछ लगेगी ना, क्योंकि मटेरियल तो डीजल ही डीजल में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्जन यहां पे लगेगी। क्या लगेगी? कन्वर्जन लगेगी। तो मान लें कन्वर्जन जो लग रही है, टोटल की बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? टोटल। और अगर पर यूनिट में करना है, पर यूनिट में भी हम कर सकते हैं। तो मान लें रुपीस हमारे पास जो कन्वर्जन लग रही है वो लग रही है ₹20 कर लेते हैं, ₹20 पर लीटर, ये कन्वर्जन कॉस्ट लगती है। और जब डीजल मीजल में कन्वर्ट हो जाएगा, अब मीजल कितने का सेल करूंगा? और मान लें डीजल कितना था मेरे पास? 600 लीटर। और 600 लीटर से जो मीजल बनेगा मान लें वो 550 लीटर बनेगा, 50 लीटर दाया हो जाएगा। सही है। तो ये मेरे पास लीटर आ गया। और अगर मैं डीजल को मीजल में कन्वर्ट करके बेचूंगा वो सेल होता है सेल एट रुपीस। भाई डीजल कितने का सेल करता हूं? 85 का। जो मीजल होगा ना उसको पेट्रोल से ज्यादा 110 पर लीटर पर बेचूंगा। और जो उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट आएगी, जो सेलिंग कॉस्ट आएगी वो ₹5 करना है। चलो ₹5 कर लो यार, ₹5 पर लीटर सेलिंग कॉस्ट आएगी। अब यहां पे डिसीजन मेकिंग करना है, ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। दिस इज द डिसीजन मेकिंग। ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने डिसीजन लेना है। क्या मैं डीजल को फर्दर प्रोसेस करके मीजल में कन्वर्ट करके बेचूं या डीजल को अभी बेचना मेरे लिए सूटेबल है? ये डिसीजन मेकिंग है। ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। टॉपिक के नाम से वह चल गया होगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस, यानी कि डीजल मेरा ज्वाइंट प्रोडक्ट था, उसको मीजल में कन्वर्ट करूं या ना करूं, ये डिसीजन लेना का नाम ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग है। कि मैं फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं, डीजल को फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं, ये मेरा केस 1 है। केस 1 में कोई एक ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होगा। और फिर केस नंबर 2 में क्या होगा?
पेट्रोल भी आगे फर्दर प्रोसेस हो रहा होगा। फिर हमें यह मसला होगा लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कि पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करें या डीजल को फर्दर प्रोसेस करें। ये हमारा केस नंबर 2 बन जाएगा। केस नंबर 1 में कौन फर्दर प्रोसेस होगा? कोई एक। और केस नंबर 2 में कौन प्रोसेस होगा? दोनों के दोनों। फिर दोनों के दोनों तो फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकता, इतनी मेरे पास मटीरियल रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं देखूंगा कि पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करना ज्यादा सूटेबल है या डीजल को फर्दर प्रोसेस करना ज्यादा सूटेबल है। ये मेरी बात समझ लगी? अब इस केस में अभी के अभी हम डिसाइड करेंगे इसी एग्जांपल से, जो मैंने एग्जांपल सेट किया है कि हमारे पास ऑप्शन 1, हमारे पास ऑप्शन 1 सेल नाउ, अभी के अभी बेच दें, ये ज्यादा सूटेबल है, या ऑप्शन 2 फर्दर प्रोसेस कर लूं, ये ज्यादा सूटेबल है। क्लियर? अब देखते हैं इनमें से कौन सा बेटर है, इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए आ जाए जरा। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 क्या हुआ? हमारा केस 2 होगा। हाँ, तो उसके लिए फिर हम बस मतलब दोनों को लोन करके फिर कंपैरिजन करेंगे। हाँ। तो सर ये वाला सवाल में 2 बार करना पड़ेगा? नहीं, एक ही बार करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन गिवन करेगा वो। तो सर अभी कर रहे हैं। हाँ जी। जो केस 1 ऑप्शन 1 केस 1 कर रहे हैं, जब हमारे पास केस 2 होगा तो ऑप्शन 1 2 दोनों नहीं करने पड़ेंगे? नहीं, अभी मैं करता हूँ आपके सामने, कैसे फैसला होगा? अभी मैं आपके सामने फैसला करता हूँ, इसलिए तो मैं केस 2 की बात कर रहा हूं। जी ये हमारे पास ना सारा डाटा अवेलेबल होगा, जी सर। ये हमारे पास सारा डाटा होगा। यानी कि मेरा सवाल जो फर्दर प्रोसेसिंग का चलेगा ना, एग्जामिनर यहाँ से अच्छा इस फर्दर प्रोसेसिंग में आपको पता है ये वाला हिस्सा प्रोसेस कॉस्टिंग है। मैं जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, सर तो हमें कंप्लीट सर दे सकते ये वाला ना नहीं, वो कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का हिस्सा है। तो ये वाला हिस्सा इररेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए इस हिस्से का कोई काम नहीं है, क्योंकि डिसीजन क्या करना है भाई, डीजल बन गया, अब डीजल को फर्दर प्रोसेस करके मीजल में कन्वर्ट करूं ना करूं, डिसीजन यहाँ लेना है। तो ये जो डाटा ना, इससे आगे वाला ये वाला एरिया जो है, ये मेरे लिए रेलिवेंट एरिया सारा कैलकुलेशन वाला। तो जब ये वाला सवाल आएगा ना, तो वो P1 से आपको पेट्रोल और डीजल दोनों की कॉस्ट, दोनों की यूनिट सब कुछ बताएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट बताएगा। और फिर ये कहेगा कि इसमें से पेट्रोल के बारे में डिसाइड क्या किया, सेल नाउ। पेट्रोल के बारे में क्या डिसाइड किया, इसको अभी बेच देंगे। कहता है डीजल के बारे में हम सोच रहे हैं, डीजल के बारे में अभी हम सोच रहे हैं। पता नहीं सोचने वाला सिंबल कैसे होता है, बल्ब ऐसे बनता है, अजीब गरीब से बल्ब बनना वैसे। ठीक है, तो डीजल के बारे में सोच रहे हैं, क्या इसको अभी बेच दें, ऑप्शन 1 अभी बेच दें, या इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचें। अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो कन्वर्जन ₹20 पर लीटर लगेगी और मीजल मार्केट में 110 पर लीटर, सेलिंग कॉस्ट 5 पर लीटर का होगा। अब बताएं इन दोनों ऑप्शन में से अभी बेचना ज्यादा फायदेमंद होगा या इसको मीजल में कन्वर्ट करना, फर्दर प्रोसेस करना ज्यादा फायदेमंद होगा। सारा डाटा अवेलेबल होगा, ये मेरा डाटा है फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, तो सवाल मुझे ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सॉल्व नहीं करना, ये सारी कहानी ये वाली गिवन होगी, इससे आगे चलना है बस मुझे। अब ये नहीं कि हम दोबारा क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे हैं, ईपीयू बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो। ऐसा तो तब होगा जब एग्जामिनर आपको यहां से स्टार्ट लेगा, इनपुट से लेके यहां तक लेकर आए, फिर वो हैवी सवाल हो जाएगा कि उसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग भी आ गई, ज्वाइंट प्रोडक्ट भी आ गया और साथ डिसीजन मेकिंग भी आ गई। ठीक है, और ऐसे मैंने एक ज्वाइंट प्रोडक्ट का सवाल करवाया हुआ है हैवी वाला। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर ये पूरा हैवी सवाल दे दीजिए, तो हम जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से वहां से हम इसकी, हाँ, आप स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से चलोगे, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से चलोगे तो यहाँ से आपके पास यूनिट्स आएंगे, कंप्लीटेड यूनिट्स आएंगे ना। ठीक है, हाँ, तो फिर आपने देखना कि पेट्रोल के कितने यूनिट्स बनाए, डीजल के कितने बनाए, ये आपको बता देगा, क्वेश्चन में बताता है, रेशियो बता देगा आपको कोई ना कोई, कि कंप्लीटेड यूनिट्स में 60% पेट्रोल बना, डीजल 40% बना, या 1000 लीटर पेट्रोल बना, 600 लीटर डीजल में, यूनिट्स बताएगा आपको, या रेशियो बताएगा। तो फिर आप इसकी कॉमन कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से कॉमन कॉस्ट लेकर आएंगे, फिर कॉस्ट एलोकेटेड करेंगे, फिर डीजल की इन्फॉर्मेशन आएगी, वहां से आगे चलेंगे, तो बड़ा हैवी ड्यूटी सवाल बन जाएगा इस तरह। ठीक है, फिर ये एक ही सवाल कम से कम 20 नंबर का बनेगा, इससे कम बन नहीं सकता।
भाई पहली वाली ऑप्शन क्या, बेच दो, तो ठीक है यार बेच देते हैं। तो बेचेंगे तो अगर बेचते हैं तो हमारे पास क्या है, तो सेल कितने करेंगे 85 लीटर, तो कितने लीटर है मेरे पास 600, 600 मल्टीप्लाई बाई 85, सेलिंग कॉस्ट कितनी लग रही है 2, सही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, सेल मेरे पास बनेगी, सेल कितने बनेगी भाई, कितने का बेचूंगा 85 का, और सेलिंग कॉस्ट कितनी है 2 है, तो 83 आ गया, और नंबर ऑफ लीटर कितने हैं 600 लीटर है, तो आंसर कितना आया 49800, यानी कि अगर अभी मैं बेचूं तो इतने का बिकेगा, ठीक है। फर्दर प्रोसेस करने में सेल कितनी हो रही है 110, कन्वर्जन कितनी है 20, सेलिंग कॉस्ट कितनी है 5, तो यहां से देखते हैं यहां से सेल करके क्या फायदा होगा, अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो क्या फायदा होगा, सेल करके कितने पैसे मिलेंगे 110, तो सेल करके 110 करेंगे, सॉरी 110 सेल करके करेंगे, माइनस कर देंगे फर्दर प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट, ये कॉस्ट है तो 20, और बेचने की कॉस्ट कितनी है 5, आंसर कितना आया 85 आ गया, ठीक है। ये 85 हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस आ गई, और 1 लीटर और टोटल कितने लीटर है 550, नहीं नीचल 550 है, तो 550 लीटर, आंसर बताएं कितना आता है, कितना 46750, ठीक है। तो बताएं विच ऑप्शन इज बेटर, ऑप्शन 1 इज, क्योंकि ऑप्शन 1 से सेल क्या हो रही है ज्यादा हो रही है, तो मैं कहूंगा विच ऑप्शन इज बेटर, ऑप्शन 1 इज बेटर। तो भाई इस तरह से हमने डिसीजन लेना होगा कुछ, क्या ख्याल, डन। इसको रिवाइज करो जल्दी से, फिर आगे चलता हूँ, इसको देखना जरा। तो ये हमारे पास केस 1 था, तो केस 1 क्या है हमारे पास, कोई एक ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। हमारे वाले सिनेरियो में कौन फर्दर प्रोसेस के लिए गया, डीजल के लिए, तो ये केस 1 है। केस 2 क्या होगा, पेट्रोल भी फर्दर प्रोसेस के लिए जा रहा है, उसने कहा मैं क्यों पाकिस्तान में रहूं, मैं भी इंग्लैंड के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए जाऊंगा। फिर देखेंगे जब पेट्रोल वेट्रोल में कन्वर्ट होगा तो बताएं पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करो या डीजल को, किसको करना है, ये इंशाल्लाह केस 2 बताऊंगा। अभी केस 1 डन हो गया, ये सिंपल केस है। क्या दोनों के ऊपर फर्दर प्रोसेस का डिसीजन लिया या किसी एक के ऊपर, किसी एक के ऊपर। अब इसके ऊपर एक पास पेपर का क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर दोनों को अगर फर्दर प्रोसेस करना होगा तो क्या करना है, फिर उसका पास पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी पास पेपर पर आ जाए, सॉल्व करते हैं। कोलन लिमिटेड वाला, कोलन लिमिटेड स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 5 ओपन कर लें, ये डिस्कस करते हैं। स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 7 आ गया, लेकिन स्प्रिंग 13 क्वेश्चन 7 तो कंबर लिमिटेड वाला है, ठीक है। और ये तो हमारे पास जो डिसीजन है वो मेक और बाय का है लिमिटिंग फैक्टर के साथ, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग है वो है ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग की, तो ये जो कोलन लिमिटेड स्प्रिंग 13 वाला जो आपको पास्ट पेपर मिलेगा, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट वाले टॉपिक में मिलेगा, क्योंकि मेन ज्वाइंट प्रोडक्ट ही है। तो इसको ढूंढे चैप्टर नंबर 9 ज्वाइंट प्रोडक्ट में जरा जाएं जरा, ठीक है। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट में जाएं, वहां पे स्प्रिंग 13 वाला कोलन लिमिटेड मिल जाएगा आपको। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, कोलन लिमिटेड वाला क्वेश्चन। ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट पास पे पता, ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग के साथ है, ठीक है, तो तब भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हैवी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो और ये डिसीजन मेकिंग के बाद भी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट आ गया विद फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ठीक है। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग आ गया। रीड कर लें, सॉल्व करते हैं। अब ये फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और फिर हम फर्दर प्रोसेस का डिसीजन मेकिंग भी करेंगे। जल्दी से रीडिंग कर ले, सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन को रीड करते हैं जरा।
कॉलन लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट। भाई कितने ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं? कौन कौन? पोलन और स्टिग्मा, ये 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं, यानी कि इन दोनों के ऊपर फोकस करके चलना है। इन द रेशियो ऑफ 65-35, ये क्यों दिए हैं? बोलो यार, ताकि पोलन का आउटपुट आ सके, स्टिग्मा का आउटपुट आ सके। द कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी। Pollen can either be sold at split off point or can be further processed at department B and sold as a new product seed. Pollen can be sold, pollen को अभी बेच सकते हैं split off point पर, या further process करके pollen क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा, और फिर सीड को बेचेंगे। ये वही वाली बात है, डीजल मीजल में कन्वर्ट हो गया, फिर मीजल को बेच रहे हैं। फीचर आएगा स्टिग्मा। स्टिग्मा इज सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, यानी स्टिग्मा हमारे वाले केस में कौन है? पेट्रोल है। भाई पेट्रोल को क्या करेंगे? अभी कभी बेच देंगे, तो पेट्रोल तो गेम से आउट हो गया ना, इसके ऊपर तो फर्दर प्रोसेसिंग लगनी नहीं है, तो स्टिग्मा की टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। हमें देखना है कि पोलन को अभी बेचूं या पोलन को फर्दर प्रोसेस करूं। तो देखिए 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं, पोलन और स्टिग्मा। फर्दर प्रोसेस के इनमें से कौन जा रहा है? पोलन। तो ये केस 1 आ गया, सिर्फ एक फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, ठीक है। जिससे अगला सवाल करूंगा, स्टिग्मा भी आगे फर्दर प्रोसेस के लिए चल जाएगा, उसमें क्या करना है इंशाल्लाह लेटर ऑन बताऊंगा। अच्छा जी, पोलन स्टिग्मा, पोलन स्टिग्मा सीड। ये पोलन स्टिग्मा कौन है? ज्वाइंट प्रोडक्ट, और ये स्टिग्मा आगे फर्दर प्रोसेस होकर सीड में कन्वर्ट होगा जब मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा। सेल बता दी, टोटल सेलिंग एक्सपेंस बता दिया। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी का मतलब क्या है? बोलो बच्चों। डिपार्टमेंट ए मीन प्रोसेस 1, डिपार्टमेंट बी प्रोसेस 2। ये प्रोसेस 1 में मटेरियल वाई एक्स, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, ओवरहेड, इनपुट रेशियो ये है। ये इनपुट रेशियो, मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो 100:88 का मतलब क्या है? बोलो। इनपुट आउटपुट रेशियो में 100:88 का मतलब क्या है? इसका मतलब इनपुट 100 है, आउटपुट 88 का आ रहा है। इसका मतलब फिर 12 किधर गया? 196 का मतलब क्या है? 4 क्या है? लॉस है। और कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। मटीरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। मटीरियल स्टार्ट के शुरू में आ जाता है, मटीरियल 0% पर है। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी, और एनआरवी के ऊपर सेल प्राइस दी हुई है 90 और 300। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट एंड अपोर्शन देम टू प्रोडक्ट। कहता है जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर दो और दोनों को पोर्शन कर दो 10 नंबर का। एडवाइस सीएल वेदर इट शुड प्रोड्यूस सीड और सेल पोलन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। वो कह रहा है कि पोलन को बेच दूं या पोलन को सीड में प्रोसेस करने के बाद बेच दूं, बताओ उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आप लोगों ने होमवर्क में क्वेश्चन किया था तब नहीं? आप लोगों को कहा था होमवर्क में कर लेना, इसका पार्ट बी डिसीजन मेकिंग वाला वो ना करना। पार्ट ए तो ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट बेसिक है, नहीं किया था? चलो मैं करवाता हूँ, कर लो फिर। आ जाओ जी, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो ज्वाइंट कॉस्ट के लिए वही करना पड़ेगा आपको, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ईपीयू बनाना है और कॉस्ट पर यूनिट बना। ईपीयू बनेगा यहाँ पे? देखें जरा, सारा सवाल मैंने पढ़ लिया। क्या ईपीयू बनेगा यहाँ पे? जी, ईपीयू बनेगा या नहीं बनेगा ये सोचें, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको पता है क्वांटिटी स्केड्यूल बनता है, ईपीयू बनता है, कॉस्ट पर यूनिट बनता है। कॉस्ट पर यूनिट के बाद स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती है। ज्वाइंट कॉस्ट मीन स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब क्या? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो क्या क्वांटिटी स्केड्यूल, ईपीयू, कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, क्या सारा प्रोसेस चलेगा मेरा? क्वांटिटी स्केड्यूल, उसके बाद ईपीयू, वो किधर गया? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। ईपीयू स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। पहले क्वांटिटी स्केड्यूल, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, फिर कॉस्ट पर यूनिट, फिर जाकर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में ये आएगी ज्वाइंट कॉस्ट।
कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या है, ये कहाँ पर आएगा, ये तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में यहाँ पर जाकर आएगा। क्या मुझे पहले तरतीब से चलना पड़ेगा? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। ना मुझे ईपीयू बनाने की जरूरत है, ना मुझे कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत है। उसकी रीजन ये, हमारे सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है। और ईपीयू कब जिंदा होता है, ये आपको मैंने केसेस बताए थे प्रोसेस कॉस्ट में। ईपीयू कब जिंदा होता है? ईपीयू तब बनता है जब मेरे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है सवाल में, तो ईपीयू नहीं बनाऊंगा, जरूरत नहीं है ना। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, क्वांटिटी स्केड्यूल से स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना लूंगा। मुझे ईपीयू की और कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाई? क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सवाल में गिवन नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, और इसकी भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहां से यहां चलें, सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल क्यों बनाऊंगा? वाई? क्योंकि क्वांटिटी स्केड्यूल मुझे बताएगा कि टोटल आउटपुट कितना है, और उस आउटपुट से इस रेशियो से क्या करूंगा, पोलन और स्टिग्मा फाइंड करूंगा। दैट्स व्हाई मुझे क्वांटिटी स्केड्यूल चाहिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, और अगर आप लोग ईपीयू बना लेंगे ना तो गलत नहीं होगा आपका। ईपीयू बनाने से भी आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट आएगा, तो बस ईपीयू बनाकर टाइम जाया होगा आपका, ठीक है। वरना बना भी लें तो कोई टेंशन नहीं है, बस यही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कॉलन आ गया, ये आ गया, और हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट आ गया विद फर्दर प्रोसेसिंग। तो जॉइंट कॉस्ट विद फर्दर प्रोसेसिंग, कि फर्दर प्रोसेसिंग करूं या ना करूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना क्वांटिटी स्केड्यूल। तो सबसे पहले 1 पे कर लेते हैं, पार्ट ए क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा जी, क्वांटिटी स्केड्यूल में आ जाए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास नहीं है, और क्लोजिंग भी नहीं है। ओपनिंग नहीं है तो FIFO FCO नहीं है, क्लोजिंग नहीं है तो हमारे पास EPU नहीं है। ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। अच्छा, इनपुट कितना है मटेरियल, मटेरियल केजी कितना है, प्रोसेस 1 लिखना है 75,000 केजी है, तो इनपुट आ गया मेरे पास। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में यूनिट्स केजी चल रहा है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखने लगा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, जिस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, लिख भी लोग खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनपुट में कौन है, मटेरियल X, कितना है 75,000 केजी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी सवाल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लॉस है मेरे पास, और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं है, नहीं बताया हुआ, तो बस ठीक है। इनपुट के ऊपर ही लॉस, इनपुट के ऊपर क्या करूंगा, कैलकुलेशन कर लूंगा। इनपुट ही मेरा क्या, इंस्पेक्टेड यूनिट्स है। तो लॉस कितना हो रहा है, 12%। कितना हो रहा है, 12%, ठीक है। ये 12% मेरा लॉस हो जाएगा। तो नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 75,000 का 12%, आंसर बताएंगे आता है 9,000, आंसर आ गया। नॉर्मल लॉस क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। एक्चुअल लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बस यही मेरा आउटपुट आ गया। बताएं कितना था आउटपुट, क्या आया, हाँ ये तो मेरे पास जॉइंट आउटपुट आया 66,000, ये तो जॉइंट आउटपुट आया। अब इस जॉइंट आउटपुट में मैंने देखना कि हमारे पास पोलन और स्टिग्मा कितना है। ऐसे इस जॉइंट आउटपुट में, जॉइंट प्रोडक्ट में मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं। एक कौन है, पोलन है, और एक स्टिग्मा है। पोलन कितना था, 65%। क्वेश्चन में देख लो यार,
पोलन कितना 65% और स्टिग्मा 35%। सर ये दोनों डिपार्टमेंट को सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, ये जो डिपार्टमेंट सेपरेट क्यों करेंगे? ये डिपार्टमेंट बी तो सीड के लिए है, डिपार्टमेंट बी तो सीड के लिए है। डिपार्टमेंट बी का पोलन से और स्टिग्मा से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। फर्दर प्रोसेस के लिए कौन जा रहा है? स्टिग्मा जा रहा है ना, तो डिपार्टमेंट बी स्टिग्मा के लिए इस्तेमाल होगा, पोलन के लिए तो डिपार्टमेंट ए ही रहेगा। समझ आ रही है? जिसने डिपार्टमेंट 2 में जाना है, स्टिग्मा ने डिपार्टमेंट 2 में जाना है ना, और फिर वो सीड बन जाएगा, तो ये डिपार्टमेंट 2 का ताल्लुक स्टिग्मा से है, पोलन का ताल्लुक तो डिपार्टमेंट ए से ही है। ठीक है, अच्छा जी भाई, पोलन कितना था? 65%। तो भाई 66,000 का 65% कितना आ गया? 42900। और स्टिग्मा कितना है? 35%। कितना आया? 23100। ये हमारे पास आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी बच्चों? कोई मुश्किल बात तो नहीं है तक की? ये ज्वाइंट कॉस्ट की हमारे पास आउटपुट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम कर लेते हैं ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स की ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ना ओपनिंग है ना मेरे पास क्लोजिंग है, तो ऐसा मैं कर सकता हूं। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं? 66,000। इनकी क्या आने लगे? ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट करने लगो। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट होती है हमारे पास? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। ये 3 तरह की कॉस्ट होती है। ठीक है जी, ये मेरे पास सारी सारी कॉस्ट होती है। आए जरा भाई, मटेरियल कितना लग रहा है? सवाल में आ जाए 75,000 मल्टीप्लाई बाय 60। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 60। आंसर इज जी 4500,000। लेबर कितनी लग रही है जनाब? लेबर कॉस्ट में आवर्स आ जाएंगे, देखते हैं क्या आता है। लेबर कितने भाई? 12,000 घंटे और 1 घंटे के 150 रुपया ले रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट 12,000 इंटू 150। 12,000 इंटू 150। तो देखें, ये वाली कैलकुलेशन आसान होती है, क्योंकि एग्जामिनर का फोकस क्वांटिटीज का ये और कॉस्ट ऑफ कंप्लीट की एलोकेशन नहीं है, उसका फोकस क्या है? फर्दर प्रोसेस के ऊपर। तो ये 10 नंबर तो मुफ्त के मिलते हैं आपको। आंसर क्या है? 1800 लाख। सही है। अब आ जाए वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाए। वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 125 पर लेबर आवर। जी कितना आ रहा है? 125 पर लेबर आवर। और फिक्स ओवरहेड कितना है जी? ₹100 पर लेबर आवर। तो दोनों को जब ऐड करूंगा, ऐड करना चाहो ऐड कर लो, और अगर सेपरेट करना चाहो तो सेपरेटली इंकर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले सवाल में फिक्स ओवरहेड क्यों ले रहा हूं, इसको इग्नोर क्यों नहीं कर रहा जी? क्योंकि मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, मैं डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी यहाँ से डिसीजन, यहाँ पे तो कॉस्ट है, और कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाएगा और फिक्स ओवरहेड भी आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड अलग आ गया और फिक्स ओवरहेड हमारे पास अलग आ जाएगा। कंबाइन करना चाहो कंबाइन कर सकते हो। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड किसके ऊपर है बच्चों? 125 पर लेबर आवर, और लेबर आवर कितने हैं? 12,000। ठीक है, कंबाइन कर लें या अलग अलग चलने दें? 12,000 मल्टीप्लाई पे कितना आ गया? 125। और फिक्स कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जी 15 लाख और 12 लाख। ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट। बताएं जनाब टोटल कॉस्ट कितनी आती है?
9 मिलियन, ये 9 मिलियन रुपीस मेरे पास क्या आ गई, ये ज्वाइंट कॉस्ट आई है। इस 9 मिलियन को क्या करना है, मुझे दो प्रोडक्ट में बांट देना। किस किस में, पोलन में और स्टिग्मा में। फिर स्टिग्मा आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, पोलन तो उधर ही बिक जाएगा। अच्छा, पोलन आगे जाएगा सीड में और स्टिग्मा बिक जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले अब तीसरे नंबर पे आ जाएं। अब क्या करनी है, कॉस्ट एलोकेशन। क्या करनी है, जॉइंट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है। तो फॉर्मेट याद है क्या होता था, प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर क्या थे, यूनिट्स आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, एनआरवी आ जाएगा, एनआरवी की वैसे नहीं। अच्छा, एनआरवी पर यूनिट, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल, या टोटल कर लो। उसके बाद क्या थी, कॉस्ट एलोकेशन या एलोकेटेड, कॉस्ट एलोकेटेड। ये कॉस्ट एलोकेटेड मेरे पास आ जाएगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट हैं, पोलन आ गया और एक स्टिग्मा आ गया। पोलन के कितने यूनिट्स हैं, 42,900 और स्टिग्मा के 23,100 आ गए। अब आ जाए एनआरवी के ऊपर। पोलन और स्टिग्मा कितने का सेल होता है, पोलन 90 का सेल होता है, ऐसे है। और सेलिंग एक्सपेंस कितना, 135। और स्टिग्मा कितने का सेल होता है, 300 का। और सेलिंग कॉस्ट कितनी आ रही, 306 आ रही। गॉट इट, बात समझाइए बच्चों, आ जाओ जरा। अच्छा जी, पोलन कितने का सेल होता है, 90 का, ऐसे है। तो ये टोटल एनआरवी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 42,900 42,900 एक यूनिट कितने का सेल करूंगा, 90 का। ये मेरे पास क्या आ गया, सेल आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। माइनस कर दूंगा सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 135,000। ये आ जाएगा पोलन के लिए। और स्टिग्मा के लिए क्या करूंगा, 23,100 एक 300 का बेचूंगा। और सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 306,000। आंसर बताओ दोनों का क्या क्या आता है, 372,600 और स्टिग्मा 66,24,000। इस एनआरवी की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल एनआरवी बताएं कितनी आई मेरे पास, 1035 टेट्रा 0। ठीक है, ये एनआरवी आ गई। और आपने क्या करना है, 9 मिलियन को इस एनआरवी की बेस के ऊपर पोलन और स्टिग्मा में बांट दें। और फाइनल आंसर बताएं क्या आता है, 3726 divided by 10350 multiplied by 9 million. Answer is एक पोलन का स्टिग्मा कर ले, 3240000। पोलन आ गया और स्टिग्मा 9 मिलियन में से माइनस कर दो, ये ऑप्शन ये भी है आपके पास। 5760,000 इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 मिलियन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट एलोकेटेड आ गई। अब जो स्टिग्मा है ये तो आगे नहीं जाएगा, ये तो फर्दर नहीं जाएगा,
ये आगे चल जाएगा फर्दर प्रोसेस होने के लिए, ये फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा। तो अब पोलन को देखेंगे कि फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टिग्मा का तो यहाँ पे खत्म कहानी, उसकी कोई टेंशन हमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास था पार्ट ए, ये मेरे पास क्या था ये पार्ट ए हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, और पार्ट ए में हमने क्या करना था, कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट एंड अपॉर्चन देम टू दी टू प्रोडक्ट। ये क्या किया मैंने, जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट की और जॉइंट कॉस्ट को दोनों में क्या कर दिया, कॉस्ट को अपॉर्चन कर दिया। ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट 2 है मेरा कि पोलन को फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं। ठीक है, अब ये डिसीजन लेना है। अब आ गया पार्ट 2 हमारे पास। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है? चलिए, पार्ट बी आ गया, डिसीजन मेकिंग। अब हमने डिसीजन मेकिंग ये करनी है कि फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। ठीक है जी, बात समझ आती है बच्चों? ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 क्या है, सेल नाउ, सेल नाउ। और बेचना किसको है, पोलन को। अगर मैं पोलन को अभी के अभी बेच दूं तो बताएं कितना फायदा होगा। टोटल एनआरवी है सेल जी, और बेनिफिट भी कह सकते हो, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। जी जनाब, आए जरा। अगर मैं पोलन को बेचता हूं तो भाई पोलन मेरा कितने का बिक जाता है? बच्चों बोलो यार, पोलन सेलिंग प्राइस कितनी है? 90। सेलिंग प्राइस कितनी है? 90। और सेलिंग कॉस्ट 135। तो अगर बेचूं तो अभी बिक जाता है, नहीं तो यहां से देख लो यार। अभी हमने एनआरवी कैलकुलेट किया, पोलन है ना, तो पोलन की एनआरवी क्या है, ये पोलन की एनआरवी है। तो पोलन जो है कितने का सेल होगा, 3726,000। तो अगर पोलन को बेचता हूं तो हमें मिलेंगे 3726,000। ये मेरे पास एक ऑप्शन 1 आ गई। ऑप्शन 2 क्या है, फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं, यही है ना। ऑप्शन 1 आ गई, ऑप्शन 2 फर्दर प्रोसेस एंड सेल सीड। फर्दर प्रोसेस करूंगा और उसको सीड में कन्वर्ट कर कर तो क्या बेचूंगा, सीड बेचूंगा। ये मेरी बात समझ आ गई? ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब मुझे ये बताना है, अब फर्दर प्रोसेस के लिए जा कौन रहा है? पोलन जाएगा आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड, यानी कि प्रोसेस बी में। और पोलन जब प्रोसेस बी में जाएगा तो यहां पे क्या लगेगी, कन्वर्जन लगेगी। और पोलन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में हो जाएगा। और फिर इस सीड को मैं बेचूंगा। मसला यह है कि पोलन, अभी डिसीजन क्या है, पोलन को अभी सेल कर दूं या कन्वर्ट करके सीड सेल करूं, ये डिसीजन मेकिंग करनी है मुझे, ऐसी है। अच्छा, मेरे पास पोलन है कितनी, अभी पोलन है कितने यार, 4-900, 4-900। ये मेरे पास इतने पोलन पड़े हैं, समझ आ रही है? इसका मतलब 4-900 पोलन पड़े हैं। और सीड कितने बना पाऊंगा, उसके लिए एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन दी, प्रोसेस डिपार्टमेंट बी। ये प्रोसेस जो डिपार्टमेंट बी है, ये सारी के सारी कहानी पोलन का सीड में कन्वर्ट होना है। ये थोड़ा सा गलत हो गया। सीड में कौन कन्वर्ट होगा, पोलन सीड में कन्वर्ट होगा फर्दर प्रोसेस में।
ठीक है बच्चों, अब चेक करते हैं। अच्छा जी, तो जब मैंने देखना है कि पोलन से सीड कितने बनेंगे, तो ज़बानी कलामी वर्किंग कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए क्वांटिटीज कैजुअल बना लेते हैं कि कल को थोड़ा सा लेवल अप भी हो जाए, तो कम से कम हमें चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जैसे क्वेश्चन में पढ़ा था अवेलेबल नहीं है। ट्रांसफ़र इन, मैं डिपार्टमेंट बी में हूँ ना, हेलो बच्चों, अभी मैं डिपार्टमेंट बी में हूँ, तो डिपार्टमेंट बी के हिसाब से सोचना है, तो ट्रांसफ़र इन ही होगा ना। तो ट्रांसफ़र इन में कौन इन हुआ? पोलन। कौन इन हुआ? पोलन इन हुआ। भाई पोलन कितना हुआ? 42,900। बच्चों बात समझा रही है? ये 42,900 इन हुआ। अच्छा, फिर फर्दर पोलन को सीड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ और मटेरियल वगैरह लगा। मटेरियल वाई देखो 12,000 kg का लगा है, 12,000 kg का मटेरियल वाई लगा है, तो ये न्यू मटेरियल एडिशन आ गई। अब चेक करना, न्यू मटेरियल एडिशन आ गया वह। और डिपार्टमेंट 2 में न्यू मटेरियल एडिशन की वैरायटियां याद है ना। तो अगर लॉस हुआ, दुआ करो न्यू मटेरियल में लॉस आ जाए, लॉस ना है तो ड्रोना वाला कंसेप्ट बन जाता है। हाँ, न्यू मटेरियल एडिशन कितना हुआ? 12,000 kg आ गया। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था। अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, अच्छी बात है, ईपीयू नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट मेरा काम चल जाएगा। अच्छा जी, लॉस कितना हुआ? 4% लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? 4% लॉस हुआ। सही है। अच्छा, अब ये जो 4% लॉस हुआ है, अब हमने देखना है कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। मटेरियल कब ऐड हुआ? शुरू में। अगर मटेरियल शुरू में ऐड हुआ है तो मटेरियल का नुकसान हुआ है, तो ये आसान वाला केस है। आपको पता है मटेरियल का नुकसान हो जाए तो आसान वाला केस है, याद है। अगर मटेरियल बच जाए तो ड्रोना कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मटेरियल का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या बने? यही दोनों मेरे क्या बन गए? इंस्पेक्टेड यूनिट्स बन गए। जनाब माइनस कर दूंगा नॉर्मल लॉस, दैट इज द 4%। किसका? इन दोनों को ऐड करो जरा। 2196 डायरेक्ट बता दिया। 2196 ये माइनस करके ये आउटपुट आया, इसका मतलब इतने सीड बनेंगे। आंसर बताएंगे आता, ये आएगा सीड 4190 कितना? 4190 इस इन दोनों में से 2196 माइनस करने हैं अपने, तो आउटपुट कितना निकलेगा? 4190 जी, सीड आगे 52704। ठीक है, तो वहां पास आगे 52704। ये 52704 मेरे पास क्या आगे? तो बच्चों आउटपुट आ गया। अब इस सीड को बेचकर मैंने क्या करना है? फैसला कर लेना। ठीक है, डन। अच्छा, अब आ जाए यहां पर, आए जरा सीड को बेचते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सेल। भाई कितने सीड बेचने हैं? 52704 सीड बेचने हैं। एक सीड कितने का बेचूंगा? सवाल में आ जाए। 125 सेल, हाँ सीड सेल होता है 125 का, तो 125 बेचूंगा। आंसर कितना आया? 6588 इसको ऐसे भी कर सकते हो, और कॉस के बाद सेल माइनस करके भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे। सेल माइनस कर लिया, अब माइनस करूंगा इसमें से कॉस्ट। ठीक है, तो माइनस करें मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कितने केजी लगा था? ये न्यू मटेरियल, ये वाला 12,000 kg, और 1 kg मटेरियल कितने का आया था? कन्वर्जन कॉस्ट निकाल रहा हूं ना, ऐसे ही है। कॉस्ट में कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करूंगा, सेल में से 9 में माइनस करूंगा, तो 12,000 kg मल्टीप्लाई बाय 25 आ गया। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दिया, तो ये सारी कन्वर्जन आ जाएगी। आंसर कितना आता है? 3 लाख आ गया। मटेरियल के बाद कौन आ जाएगा? लेबर। लेबर में देखें क्या सूरत हाल है भाई। लेबर कितनी लगेगी? 36 आवर, और 1 घंटे के कितने पैसे लेता है? 150 रुपये। 150 रुपये। ठीक है, कन्वर्जन में सीरो कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा?
3600 घंटे लगेंगे और 1 घंटे कितने पैसे ले रहा है 150। आंसर कितना आया 540,000 आ गया। कोई टेंशन इसमें जी बच्चों? ये सारी कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है ना। अच्छा, और इसमें क्या आ जाएगा वेरिएबल एफ आ जाएगा। ठीक है, इकट्ठे कर लेते हैं हम एफ को कंबाइन कर लेते हैं। एफ में 65 और किधर गया यार 65 और 50 टोटल एफर्ट कितना हो जाएगा 115। और ये किसके ऊपर लेबर आवर के ऊपर ही है। अच्छा जी, तो लेबर आवर थे 3600 और ये आ जाएगा टोटल एफर्ट 115। आंसर कितना आया 414,000 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस। वो कितना हमारे पास 180,000 है, तो माइनस कर देंगे 180,000 और आप बताएं कितना फ़ायदा हुआ। जी प्रॉफिट बताएं क्या हुआ 515,400,000 ये हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। सीड बेचेंगे तो 5.15 मिलियन मिलेंगे और अगर पोलन बेचते हैं तो पोलन कितना का बिकेगा 3.7 मिलियन का बेचेगा। तो बताएं पोलन को बेचना बेटर है या पोलन को सीड में फर्दर प्रोसेस करके बेचना फायदेमंद है। तो हम कहेंगे सीड बेचना इज बेटर देन, ठीक है, टू सेल पोलन। तो पोलन को फर्दर प्रोसेस करके सीड को बेचेंगे क्योंकि सीड को बेचने में प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्दर प्रोसेसिंग। इसमें कोई परेशानी बच्चों नहीं। कल एक सेकंड केस करवाऊंगा जिसमें दोनों के दोनों जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस के लिए जा रहे होंगे। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हमारा फर्दर प्रोसेस का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपके हिस्से में आएंगे, वो आप लोग खुद कर सकते हो। सारे के सारे मेन कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से हो जाएंगे कंप्लीट। तो टुमारो विल बी अवर लास्ट टॉपिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम सीवीपी पर मूव करते जाएंगे और सीवीपी के बाद वेरिएंस, उसका इंशाल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।